उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। भागीरथी नदी के संगम में युवक बह गया। युवक के नदी में बहने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ ने सर्च अभियान अपना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ पर बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं और यही वजह है कि नदी में युवक बह गया। एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया है। युवक की खोजबीन जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां इस वक्त पहाड़ों में उफान पर हैं। नदी आप देख सकते हैं और ये वीडियो है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति नदी के किनारे जाता है, अचानक से फिर नदी में वो बहने लगता है। हालांकि काफ़ी दूर तक उसने खुद को बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब युवक बह गया। एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया है। उत्तरकाशी में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर नदियाँ उफान पर हैं। भागीरथी नदी का ये उफान आप देख रहे हैं, जिसके संगम तट से युवक बह गया। काफ़ी दूर तक वो अपने बचाने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन वो बह गया। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर युवक के बहने का वीडियो इस वक्त वायरल हो चुका है। यहाँ पर युवक पहुँचा है और वहाँ पर बहते बहते वो नदी में समा गया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल उत्तरकाशी से हमारे साथ हैं। दीपक, और क्या कुछ अपडेट सर्च अभियान को लेकर? जी रवि, आपको बता दूं कि एसडीआरएफ और की टीम है वो लगातार जो है गंगा नदी में जो है उत्तरकाशी से चिनैली तक जो है सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक जो है डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है। क्योंकि नदी का जो बहाव है वो बहुत तेज है और इस समय जो है लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो पानी का जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा समस्याएं तो आ रही है। लेकिन जो है एसडीआरएफ और जो उत्तरकाशी पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार जो है सर्च अभियान कर रही है। शायद शाम तक कोई सूचना आ सकती है। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको। गैरसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में चमोली के विभिन्न जगहों पर जिस तरीके से वहां पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों की मांग पर भराड़ीसैंण में पत्रकारों के लिए रेस्ट हाउस बनाए जाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि गैरसैंण को योग, ध्यान, अध्यात्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचंद सेमवाल को निर्देश दिए हैं कि भराड़ीसैंण में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाए। सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के मंत्रियों के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती, जिस पर मंत्रियों का कहना है कि उनके पास पूरे जवाब हैं और सभी विधायकों के सवालों के पूरे जवाब दिए जाएंगे। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी मौजूद है। सर, लगातार जो सत्र की अवधि है उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि मंत्रियों का अधूरा होमवर्क है, मात्र औपचारिकताएं पूरी हो रही है, इस वजह से सत्र की अवधि घटाई गई है। देखिए, हमारा कहीं भी अधूरा होमवर्क नहीं रहता। हम हर सवाल का जवाब देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब विधायक अपने क्षेत्र के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनका पूर्ण मनोयोग से जवाब भी देते हैं और जो काम होने लायक होते हैं वो भी करते भी। सर, जब गैरसैंण में सत्र होता है, गैरसैंण वासियों के मन में एक आस रहती है कि गैरसैंण को लेकर भी कुछ जो है चीज़ें सामने आए। क्या गैरसैंण को लेकर भी कुछ सरकार ऐसे कदम यहाँ से उठाने जा रही है? देखिए, गैरसैंण के लिए हमने बहुत काम किया है। यहाँ मैंने डिग्री कॉलेज खोल दिया है, यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल बना दिया है, यहाँ पे उपजिला चिकित्सालय बनना है, यहाँ की स्टेडियम बनना है, यहाँ पे इंटर कॉलेज का ऑडिटोरियम बनना है, यहाँ पे डॉक्टरों के लिए आवास बना रहे हैं। कम से कम 70-80 करोड़ रुपये अकेले मेरे 2 विभागों पे मैंने यहाँ पे दिए। ये तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत तो साफ तौर पर कहना है कि जो लगातार गैरसैंण के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं और सत्र की जो अवधि को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर कहा है कि हमारा पूरा होमवर्क है, जो भी विधायकों के सवाल होंगे उसका पुरजोर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से सदन की जो है वो कार्यवाही चलती है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं सैनी है, HNN 24/7 गैरसैंण। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल जी मौजूद है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने आज गुलदारों के आतंक को लेकर वन अधिनियम के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसको लेकर आगे विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। देखिए, वन अधिनियम जो है ये भारत सरकार का कानून है और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए और उसके लिए हमने तमाम प्रयास किए हैं
और प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। जी, तो ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और साफ तौर पर कहा है कि जो आज कार्यवाही होनी है वो सुचारू रूप से चलेगी और इसी के साथ साथ जो लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने जो पर सवाल खड़े किए हैं वन अधिनियम को लेकर, उसको लेकर कहा है कि भारत सरकार का मामला है और इसमें आगे जो है इस पर विचार किया जाएगा। अपने सहयोगी गिरीश भट्ट के साथ मैं सैनिया चैनल 24/7। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वन मंत्री से प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि फायर लाइन को लेकर क्या प्रावधान है, साथ ही जिन लोगों की पेड़ गिरने से मौत होती है क्या उनको भी प्राकृतिक आपदा के समतुल्य ही मुआवजा दिया जाता है। प्रश्न से दो सप्लीमेंट्री रेज होते हैं। एक तो मार्गों के समीप जो चीड़ के वन है, वनाग्नि होती है, ये सर्वविदित है। चीड़ बहुत एक फायर रेजिस्टेंट स्पीसी है, कई बार तो महीनों तक वो जलता रहता है और खोखला होकर के वो गिरता भी है। क्या वन विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि एक 20 मीटर का जिक्र किया गया, मैं 10 या 20 मीटर का जिक्र नहीं कर रहा, फायर लाइन बना करके, अनिवार्यता फायर लाइन बना करके, एक तो वन संपदा की वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सकता है, और दूसरा क्या वृक्षों के गिरने से जो मानव जन की क्षति होती है, क्या उन्हें हमें दैवीय आपदा के रूप में कैटेगराइज करके उनको उसी के समतुल्य मुआवजा देने का काम वन विभाग करता है या नहीं। फायर लाइट बनाने पर विभाग इस समय, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में था, उच्चतम न्यायालय में फायर लाइन पर, नई फायर लाइन पर रोक लगी थी। ये रोक हटने के बाद हम फायर लाइन पर अब तेजी से काम कर रहे हैं। फायर लाइन के माध्यम से निश्चित रूप से तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की पेड़ से गिरने पर मुआवजे की, फायर लाइन कितने चौड़ाई में कटती है? फायर लाइन कितने चौड़ाई में कटती है? थोड़ा हल्का। फायर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? फायर लाइन की विड्थ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्योंकि 2 सवाल माननीय अध्यक्ष जी ने पूछे, 1000 मीटर से ऊपर पर वर्किंग प्लान विभाग जो भी काम करता है वो वर्किंग प्लान के हिसाब से करता है। वर्किंग प्लान भारत सरकार से अनुमोदित होता है, तो भारत सरकार से अनुमोदित वर्किंग प्लान पे हम लोग काम करते हैं। और इसमें फायर लाइनों के जो बाधक वृक्षों का जो है 100 फुटी और 50 फुटी, 2 में इसको 2 इसके क्राइटेरिया, 50 फुटी और 100 फुटी। जहां तक आपदा में मुआवजे की बात की, तो वन आपदा का मुआवजा वन विभाग नहीं दिया करता। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है। आज कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश होगा। इसी के साथ कांग्रेस महिला अपराध जैसे राज्य के तमाम अहम मुद्दों को सदन में उठा रही है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, इसलिए सत्र की अवधि कम की गई, लेकिन जितना समय मिला है उसमें सभी मुद्दे उठाने का काम करेंगे। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में दूसरे दिन जो है कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है और आपदा का मामला हो या ईडी को लेकर भी जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और सदन के बाहर बैठकर जो है धरना भी दे रहे हैं। हमारे साथ जबरेडा से विधायक वीरेंद्र जाती जी मौजूद हैं। सर, आज का जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, आप तमाम मुद्दों को लेकर बैठे भी हैं, क्या कुछ मुद्दे आज आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, अगर आप सदन के अंदर की बात करें तो सदन के अंदर हमारे कई मुद्दे हैं। प्रदेश की बिगड़ती चिकित्सीय व्यवस्थाएं और हमारी प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। जैसे कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो गई है। प्रदेश में अनेकों घटनाएं जिसमें बहुत ही महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको लेकर इनके एसएसपी आईपीएस लोग, महानुभव लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि इनको ठीक करने का, प्रदेश के लोगों की मानसिकता को ठीक करने का हमारा दायित्व नहीं, हमने ठेका नहीं ले रखा है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं, गरीब जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको आज लेकर के हम लोग सदन में अंदर चर्चा करेंगे। और ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे जिस तरह से 4 प्रदेश, गुजराती प्रदेश के लोग, 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग धरने पर हैं। सर, लगातार विपक्ष सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, 500 से ज़्यादा सवाल है, आपने भी अपने क्षेत्र के कई सवाल लगाए होंगे। क्या लगता है जो समय मिला है 3 दिन का, कि कल का दिन बीत गया, अब 2 दिन बचे हैं, क्या ये काफ़ी है सवालों के लिए, उनके जवाबों के लिए? देखिए, अगर हम पिछले वर्ष का आंकड़ा उठा करके देखें
और पूरे भारतवर्ष की रिपोर्ट्स हम पढ़ें और देखें तो पूरे भारतवर्ष में मात्र 7 दिन उत्तराखंड का सदन चला है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। ये सरकार जो है सत्ता के मद में चूर है। ये आम जन के सवालों से, आम जन से ऐसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि विपक्ष हम लोग हमेशा आम जन से जुड़े सवाल उठाते हैं, आम जन से जो चीज़ें, जितने मुद्दे हैं वो उठाते हैं, और प्रदेश सरकार इनसे बचना चाहती है। इसलिए सत्र की जो अवधि है उसको मिनिमम कम से कम करके ये लोग औपचारिकताएं करके भाग निकलना चाहते हैं। सर, सत्ता पक्ष ये भी कहता है कि विपक्ष का जो है हंगामा देखने को मिलता है, विपक्ष हंगामा करता है कि विपक्ष शांतिपूर्वक जो है सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेगा तो सभी सवालों के जवाब भी ले दिए जाएंगे। देखिए, हमने कहा सरकार सत्रावधि तय करती है, सत्रावधि ही बिल्कुल ये मिनिमम रखते हैं। अभी भी देखेंगे तो 6 माह होने को थे तब जाकर के इन्होंने सत्र चलाया, बीच में कोई सत्र नहीं, और कहते हैं हंगामा करते हैं। अरे भाई, जब आप आम व्यक्तियों से जुड़े सवालों का, आम व्यक्ति से जुड़े प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे, मंत्री पढ़ के, इनके जो माननीय मंत्री जी हैं वो पढ़कर नहीं आते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, हमारे प्रश्नों के जवाब इनके पास नहीं है, तो हम तो पूछेंगे। और इसे अगर हंगामे का रूप देना चाहते हैं, हंगामा कहते हैं, तो मैं मानता हूँ ये न्यायोचित नहीं है। तो ये तो हमारे साथ जबरेडा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती और साफ तौर पर जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महिला अपराध का मामला हो या ईडी की कार्यवाही को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहा हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज सदन में जो है वो अपना जो है विरोध प्रकट कर सकता है और ऐसे में कर रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे जो है विपक्ष का जो विरोध है वो किस तरीके से जो है वो देखने को मिलता है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं रुनसन, या चैनल 24/7 गैरसैंण। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर जो खुलासे किए उसको देखते हुए सरकार को भी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन सरकार केवल विपक्षी नेताओं पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके रहती है। केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, और इसका हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जिस तरह से एक नया मामला प्रकाश में आया है कि अडानी समूह, हिडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि अडानी समूह को मानकों को ताक पर रखते हुए बहुत बड़ी धनराशि कर्ज दिया जा रहा है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कई नियमों में बदलाव किए गए हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। देखिए, मैंने ये जो आज अपना विरोध प्रकट किया है वो वर्तमान जो हमारे वन्य अधिनियम है उसके खिलाफ किया है, और ये वन्य अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन्य अधिनियम के आड़ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कोई भी संवेदना नहीं है, चाहे वो, मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूँगा कि वो भी बिना देखे भाले जो हैं कभी कभी ऐसे आदेश दे देते हैं कि जो लोगों पर बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस समय, मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को, और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ काम, वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, वन अधिनियम भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार का कानून है, लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार लगातार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसमें हमने कई रिफॉर्म्स भी किए हैं, और मैं समझता हूँ सरकार अपना काम करती रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुरोध पर कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी कार्यालय का घेराव किया।
वहीं राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मांग की है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासे की जांच की जाए। उन्होंने कहा सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, हिंडनबर्ग में जो खुलासा हुआ उसका पहले ही आशंका 1 साल पहले राहुल गांधी जी जता चुके थे और आज उसकी पुष्टि हो गई कि हिंडनबर्ग में अडानी और सीबी की जो अध्यक्ष चेयरपर्सन है उनके क्या ताल्लुकात हैं, उनके शेयर है, उनके हस्बैंड के शेयर है, जिसके खुद की स्टेक लगी हो वो कैसे न्याय कर सकता है। वो ऐसी एजेंसी अगर जांच करेगी तो कैसे होगा। इसलिए हमने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जेसीबी की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी कमेटी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, क्योंकि ना तो पैसा अडानी का डूबा, ना अंबानी का डूबा, ना अमित शाह का डूबा, ना नरेंद्र मोदी का डूबा। पैसा डूबा एक आम आदमी का जिसने अपने मेहनत के पैसे को लगाया था और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जब नीचे गया तो सभी आम आदमियों के अरबों खरबों रुपया जो है डूबने का हुआ है। उत्तराखंड सूचना आयोग की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी के लिए प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त तो विवेक शर्मा ने बताया कि आम जनता में सूचना का अधिकार की जानकारी के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिताओं समेत प्रदेश में कार्यशालाओं का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि सूचना क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए अभी जो बीच में जो हमने जो कार्यक्रम उसकी जानकारी देने के लिए एक बारी मैं जो उसको पढ़ के अगर बता दूँ आपके पास में, तो यह प्रेस नोट भी आपको दिया है। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग RTI दिवस के मौके पर अनुरोध पत्रों का बेहतर निष्पादन करने के लिए 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपील का प्रभावी निस्तारण करने के लिए 3 अपीलीय अधिकारियों को पुरस्कृत करेंगे। 12 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जो RTI दिवस है। उसी के आसपास एक हम वार्षिक का आयोजन करते हैं। कोलकाता घटना को लेकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 9 दिन से रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी में काम करना बंद किया है। केवल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में ही डॉक्टर योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में एक रक्तदान शिविर भी लगाया, जिसमें कई डॉक्टरों ने रक्तदान कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर कार्तिक ने कहा कि जब तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जी, हमारा प्रदर्शन जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से चल रहा है। जब से हमारे महिला चिकित्सक का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, जो उनके साथ घटना हुई है, उस वक्त के बाद से ही हमारी सॉलिडारिटी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सारे छात्र छात्राओं के साथ है और ये पूरे भारत में चल रहा है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में नहीं। हम सब सॉलिडारिटी में उस महिला चिकित्सक के साथ खड़े हैं जो भी घटना उनके साथ हुई है। और हमारे अभी भी हड़ताल पे होने की वजह यही है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्र प्रशासन हमारी मांगे सुने और सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें एक लिखित में आश्वासन दिया जाए। हमारी जो मांग है, डॉक्टर जो हड़ताल पे बैठे हैं, सिर्फ एम्स ऋषिकेश की बात नहीं, पूरे इंडिया में हम हड़ताल पे सिर्फ इसलिए हमारे बैठने का उद्देश्य है कि जो अस्पताल है, अस्पताल में जो सिक्योरिटी है डॉक्टर्स के लिए, कि अगर कोई भी बंदा है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो अस्पताल में जो डॉक्टर है, यहाँ की सुविधा है, यहाँ के उपकरण है, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए सीधा सा एक एक्ट होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। डॉक्टर एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अगर कोई मरीज़ आता है, अब हमारी ड्यूटी आवर्स पूरे फिक्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी के एक्स्ट्रा भी काम करते हैं। बट ऐसा कभी होता है कि किसी वजह से डॉक्टर कोई मरीज़ आया, उसकी जान नहीं बच पाती है, तो उस समय क्या होता है कि मरीज़ तो अपने शौक में होता है कि मेरे जो भी परिजन हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनके साथ वाले होते हैं, परिजन होते हैं या जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, वो उस बात को अपने बढ़ावे के लिए उस बात को इतना बढ़ा देते हैं ताकि अस्पताल में जो डॉक्टर है या जो सेवा नॉर्मल जो भी मरीज लोगों को सेवा दे पा रहे हैं।
देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव कोटी ढुंसीर जूनियर हाई स्कूल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। दरअसल विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने की वजह से जर्जर हालत में है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर पूरा असर पड़ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान पिंकी देवी का कहना है कि लगातार 2021-22 से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के संबंध में पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने जल्द से जल्द विद्यालय की मरम्मत न कराने पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमने यह प्रस्ताव बनाया 2021-22 से, बहुत सारे आज तक बनाते दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कुछ भी सूचना या कुछ भी नहीं हो रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। और विद्यालय की जो है बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बुरी से बुरी स्थिति है। आप खुद देख सकते हैं कि अंदर जो है कि बच्चों को बैठने के लिए नहीं है। तत्काल कार्रवाई नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देखिए आप और यहाँ विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से है कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी है वो भी डर डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। कृपया इसमें संज्ञान लीजिए और इस